नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल एट यूट्यूब चैनल पे। एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की 5वीं सीरीज लेके। ठीक है, इससे पहले जो भी क्लासेस हैं आप लोग जानते हैं कि उस क्लास की यदि कोई भी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहेंगे तो पीडीएफ जाके इस वेबसाइट का यूज करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। कौन सी वेबसाइट भाई? www.globaliti.org। इस वेबसाइट का यूज करके आप लोग आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि क्लासेस देखना हो, क्लासेस देखने के लिए आप लोग सीधे चले जाइए ग्लोबल आईटीआई के यूट्यूब चैनल पे। वहां से जाके आप लोग आसानी से, प्लेलिस्ट बन गई है, प्लेलिस्ट पे जाके आसानी से कोई भी क्लास देख सकते हैं। चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन अपना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ओवरहेड जो हमारी टेलीफोन लाइन होती है उसमें जो वायर होते हैं वो वायर किसके बने होते हैं? क्या बोला है कि ओवरहेड टेलीफोन वायर आर मेड फ्रॉम, किसके बने होते हैं? इसके जो वायर है वो वायर किसके बने होते हैं, ये आपसे पूछा है। तो देखिए, जो हमारी ओवरहेड लाइन है, ओवरहेड लाइन में जो ट्रांसमिशन लाइन होती है, मतलब जहां से बिजली हम लोग जिसके द्वारा हम लोग बिजली का ट्रांसमिशन करते हैं, वो तो हमारा ACSR का बना रहता है। ACSR, ठीक है। ACSR का फुल फॉर्म सबको पता होगा, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स, है ना। ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन लाइन के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है यार, इसने बोला है टेलीफोन। यहाँ पे इसने बोला है टेलीफोन। टेलीफोन के लिए हम लोग कौन सा वायर यूज करेंगे? टेलीफोन के लिए हम लोग यूज करते हैं स्टील वायर। स्टील वायर, कॉपर वायर क्यों नहीं यूज करते हैं? क्योंकि देखिए सीधे सीधे यदि आप कॉपर वायर यूज करेंगे तो कॉपर वायर में आप लोग जानते हैं तन्यता कम होती है। ठीक है, उसकी तन्यता मतलब उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है। जब तक उसमें कोई आप अशुद्धि नहीं मिलाएंगे तब तक उसके टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी, तो इसलिए हम लोग कॉपर का नहीं यूज कर सकते। एल्यूमिनियम में भी आप जानते हो, एल्यूमिनियम में भी यही प्रॉब्लम होती है। ठीक है, बाकी नन ऑफ दिस, तो ये तो होगा नहीं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, स्टील वायर। ठीक, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ACSR का फुल फॉर्म मैं लिख दूं, यहाँ पे लिख लो, एल्यूमिनियम कोर स्टील रेनफोर्स्ड। इसके लिए भाई ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम लोग ट्रांसमिशन लाइन वायर और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर हमारा ट्रांसमिशन हो, दोनों में हम लोग ACSR वायर ही यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंसुलेटिंग सामग्री प्रतिरोध का होता है, का प्रतिरोध होता है, इंसुलेटिंग सामग्री का प्रतिरोध होता है। जो हमारा इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग बोले तो कुचालक, जो कुचालक पदार्थ होते हैं उनका प्रतिरोध कैसा होता है, उनका प्रतिरोध किसके बराबर होता है, ये आपसे पूछा है। देखिए, पहला है कि प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टिविटी, इसके रेजिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है डिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, नहीं, ये तो ना कंडक्टर के लिए ना इंसुलेटर के लिए, दोनों के लिए नहीं है। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से स्वतंत्र होता है, टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है, हाँ टेम्परेचर पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है कि प्रतिरोध होता है प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टिविटी, क्या इसके रेजिस्टिविटी के बराबर होता है, क्या इसके रेजिस्टिविटी के बराबर होता है या नहीं। तो यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख लीजिए कि द इंसुलेटिंग रेजिस्टेंस, द इंसुलेटिंग resistance is proportional, directly proportional या proportional to resistivity, resistivity, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। आप लोग ऐसे तो पढ़े हैं, ऐसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू रो L बाई ए होता है ना नॉर्मली। ये किसके लिए है भाई, ये है आपके चालक के लिए, ये
चालक के लिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है, जहां पे हमारा आर क्या है, जहां पे आर तो प्रतिरोध है, रो प्रतिरोधकता है, एल है चालक की लंबाई और ए क्या है, ए है चालक का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। ठीक है, अब इंसुलेटिंग के लिए लिख लीजिए, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना होता है, लिख लीजिए उसको भी। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो जाएगा आपका यहाँ पे आर इक्वल टू रो अपॉन 2 पाई एल, रो अपॉन 2 पाई एल। ठीक है, अब यहाँ पे एक काम करिए, आप लॉग वाला टर्म भी लिख ही लो, क्योंकि लगता है कि कई लोग इसमें नाराजगी भी अपना दिखाने लगेंगे, सर आपने लॉग वाला चीज नहीं लिखा है ना। चलिए भाई मैं लिख दे रहा हूँ लॉग भी। ये होता है हमारा इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए अब इसमें जो इसका प्रतिरोध है, प्रतिरोध डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो रहा है क्या, रेजिस्टिविटी, इस रो को ही तो आप लोग रेजिस्टिविटी बोलते हो, तो यहाँ पे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो हो जा रहा है, यही चीज हमने यहाँ पे लिखा भी है। तो ये होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस का मान, और ये होता है आपके किसी चालक में प्रतिरोध का मान। ठीक है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस अलग है और चालक का प्रतिरोध अलग है, दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है, मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, ये चीज बहुत लोग नहीं समझ पाते हैं कि सर ये कौन से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बना दिए हैं आप, और ये कौन सा रेजिस्टेंस, हमने तो अभी तक यही पढ़ा है। भाई यहाँ पे थोड़ा सा अपना एक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए कि ये जो रेजिस्टेंस का हमने फॉर्मूला लिखा है ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस है। इंसुलेशन बोले तो कोई भी कुचालक है, उस कुचालक का कितना प्रतिरोध है वो चीज है। ठीक है, कुचालक का कितना प्रतिरोध है उस चीज का ये फॉर्मूला है, और ये किसी कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है वो चीज निकालने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि ऋणात्मक ताप गुणांक निम्नलिखित में से किसका होता है, किसका होता है। ठीक है, किसका होता है ये आपसे पूछा। तो देखिए, चलिए यहाँ पे 2-3 पॉइंट नोट कर लीजिए फटाफट फटाफट। ये जो हमारा अर्धचालक होता है, अर्धचालक का ताप गुणांक, ताप गुणांक ऋणात्मक होता है। ठीक है, चालक का ताप गुणांक, चालक का ताप गुणांक धनात्मक होता है। अर्धचालक बोले तो कौन कौन हो जाएगा भाई, आपका हो जाएगा सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम हो जाएगा, और भी आपके यहाँ पे और भी हो जाएंगे, तो ईटीसी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये है आपके अर्धचालक। तो इस अर्धचालक का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो निगेटिव होगा। निगेटिव कहने का क्या मतलब है कि यदि हम लोग तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, तापमान बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस का मान घटेगा, तो यही चीज होता है निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, और किसी भी चालक का, जैसे कोई भी आपका कंडक्टर है, उस कंडक्टर का यदि आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, सॉरी टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है, तो वो होता है हमारा चालक। लेकिन यदि प्रतिरोध बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ रहा है, तो ये धनात्मक टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसमें इसमें टेम्परेचर कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, और यदि टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस की वैल्यू घट रही है तो वहाँ पे निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो इसमें देखिए, आप जानते हो कि पीतल क्या है भाई, पीतल कंडक्टर है, मरकरी क्या है, मरकरी भी कंडक्टर है, और सिल्वर क्या है, सिल्वर तो नंबर 1 बेस्ट कंडक्टर है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर है। बीच में एक बच गया आपका इलेक्ट्रोलाइट्स, एक बच गया आपका इलेक्ट्रोलाइट, तो यही वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है। भाई इलेक्ट्रोलाइट्स सेमीकंडक्टर तो नहीं है, हमने आपको यहाँ पे बोला है कि सर सेमीकंडक्टर जो होगा वो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट नेगेटिव होगा, लेकिन यदि हमारा एक इलेक्ट्रोलाइट भी है, तो इलेक्ट्रोलाइट का भी यदि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस घटने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट भी सही आंसर हो जाएगा।
ठीक, तो आपने क्या जाना कि हमारा जो अर्धचालक है, अर्धचालक का टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी टेम्परेचर कोफिशिएंट निगेटिव होता है। बाकी जितने भी आपके पास कंडक्टर है, सारे कंडक्टर के टेम्परेचर कोफिशिएंट पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का चालक नहीं है? इसमें से ये बताना है आपको कि विद्युत का चालक इसमें कौन नहीं है। तो ये इतना छोटा सा क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता कि किसी से बचेगा। तो भाई क्या कहते हो, क्या बोलती है पब्लिक? भाई एल्युमिनियम तो सबको पता है, एल्युमिनियम कंडक्टर है, ठीक है। सिल्वर नंबर 1 कंडक्टर है, कॉपर नंबर 2 का कंडक्टर है, ठीक है। इसके बाद प्लास्टिक है, तो यहाँ पे एक केवल प्लास्टिक ही तो ऐसा दिख रहा है जो क्या है भाई, जो है हमारा इंसुलेटर। आप सभी जानते हो कि जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, कंडक्टर। इसमें जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो कितनी होती है भाई? वो होती है लगभग लगभग 100% तक, ठीक है। और ये ऊपर से दूसरे नंबर पे आता है। जैसे मैं यहाँ पे चालकता के हिसाब से लिखना चाहूँ, चालकता का क्रम, चालकता का यदि क्रम लिखना चाहूँ तो यहाँ पे सिल्वर, यहाँ पे लिख लीजिए सिल्वर। सिल्वर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं यार? एजी से ना, एजी का सबसे अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद होता है आपका कॉपर, कॉपर के बाद फिर क्या होता है भाई? गोल्ड, गोल्ड को हम लोग एयू से डिनोट करते हैं ना। गोल्ड के बाद होता है हमारा एल्यूमिनियम, गोल्ड के बाद होता है एल्यूमिनियम। तो ये क्रम है, ठीक है। इसका कितना रहता है यार? इसका रहता है आपका 100%, इसका 96% या फिर 97%, इसका रहता है आपका 76%, ठीक है। और इसका इसका शायद 54 है, शायद इसका 54% होता है, ठीक है। ये हमें क्लियर नहीं याद है। तो ये होता है चालकता का क्रम। यहाँ पे आपका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्लास्टिक, ऑप्शन डी प्लास्टिक, ठीक। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण उसे तारों के रूप में खींचा जा सकता है, तारों के रूप में खींचा जा सकता है। मतलब किसी भी वायर को यदि आप खींच रहे हैं तो उसमें क्या गुण होना चाहिए? किसी वायर को यदि आप खींच रहे हैं तो उसके अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? तो भाई किसी वायर को यदि आप खींच रहे हो तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, मतलब उसका जो तनाव है, तनाव बढ़िया होना चाहिए, तभी तो हमारा वायर बीच से नहीं टूटेगा। यदि उसमें तनाव कम है, उसमें तन्यता कम है तो टूट जाएगा, है ना। जैसे आप एक रस्सी का वायर ले लो और एक लोहे वाला वायर ले लो, ठीक है। रस्सी वाले वायर को यदि आप ज्यादा तेजी से खींचोगे तो टूट जाएगा, लेकिन लोहा वाले को खींचोगे तो नहीं टूटेगा। उसी हिसाब से यहाँ पे पूछा है कि वायर का वो कौन सा गुण है जिसकी वजह से उसको खींचा जा सकता है, खींचने पे वो जल्दी टूटता नहीं है। तो वो इसमें से कौन सा होगा भाई? देख लीजिए, आपके पास है इलास्टिसिटी। चलिए मैं नीचे से देखता हूँ इलास्टिसिटी क्या है यार। इलास्टिसिटी किसके अंदर होता है? ये गुण किसके अंदर होता है? रबड़ के अंदर होता है, रबड़ के अंदर। रबड़ को जैसे एक बार आप खींचते हो तो अपने इस इलास्टिसिटी की वजह से वो फिर अपने प्रारंभिक पोजीशन में आ जाता है। मतलब आप जितना खींचते हो फिर वो जैसे ही छोड़ोगे, फोर्स हटाओगे, तुरंत अपने पहले पोजीशन में आ जाता है। तो वो हो जाता है आपका इलास्टिसिटी, ठीक है। क्रिप, क्रिप तो एक तरह से एक ये बेंड करना हो जाता है क्रिप, ठीक है। फिर यहाँ पे है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता मतलब कि किसी भी मटेरियल पे यदि हम लोग आघात पहुंचा रहे हैं, मतलब कि उस पर हथौड़े से या फिर किसी चीज से चोट पहुंचा रहे हैं, तो वो कितना तक का चोट बियर कर पाएगा, कितना तक का चोट उस पर डालने पे वो ब्रेक नहीं होगा या फिर उसमें कोई उसके शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा। ये हो जाता है आघात वर्धनीयता, ठीक है। और ये है आपका तन्यता। तन्यता क्या है भाई? तन्यता डक्टिलिटी, डक्टिलिटी होता है आपका तनाव का गुण, ठीक है। तो ये गुण रहना चाहिए किसी भी कंडक्टर के अंदर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है, डक्टिलिटी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रॉस, ब्रॉस इज एलॉय ऑफ, पीतल किसका एलॉय होता है? पीतल किसका एलॉय होता है? लिख लीजिए यहाँ पे, पीतल कॉपर तथा
जिंक का एलॉय होता है, एलॉय होता है। कॉपर तथा जिंक का एलॉय होता है, जिसमें कॉपर कितना परसेंट रहना चाहिए भाई? कॉपर रहना चाहिए 60% और जिंक कितना होना चाहिए? 40%। कॉपर 60% और जिंक 40%। कहीं कहीं पे तो आपको ये रिलेशन, ये रेशियो देखने को मिल जाता है, ठीक है। और कहीं कहीं पे ये रेशियो ऐसे भी मिलता है 80:20 का, 80:20 का। तो ये भी ऑप्शन सही है, ठीक है। इसीलिए आपके कई कई बुकों में ये ऐसे लिखा रहता है कि कॉपर हम लोग कितना ले लेते हैं? 60 से 80%, और जिंक कितना ले लेते हैं? 40 से 20%, ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। आपको देख लेना है दोनों में से कौन सा रेशियो है। यही ज्यादातर यही पूछा जाता है आपसे, 60:40 वाला ही ऑप्शन सही रहता है, और यही रहेगा आपके सामने, तो इसको टिक करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही हो जाएगा? कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। कॉपर और जिंक का ऑप्शन एकदम सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि आंतरिक अर्धचालक में रिक्तियों की गतिशीलता इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से है। तो एक पॉइंट यहाँ पे नोट करिए कि इलेक्ट्रॉन की गति होल्स की गति की 3 गुना होती है। ठीक है, होल्स की गति इलेक्ट्रॉन की गति से कम होती है। देख भाई, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज चलता है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड जो है 3 गुना या 2 गुना होती है इस होल्स की, लेकिन जो हमारा होल्स है, होल्स की स्पीड कम होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपसे क्वेश्चन में भी यही पूछा है, द मोबिलिटी ऑफ होल्स इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मोबिलिटी, मोबिलिटी का मतलब है गति, ठीक है। मोबिलिटी का मतलब क्या है भाई? गति। मोबिलिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे गति है। तो इलेक्ट्रॉन की गति कितना, इलेक्ट्रॉन की गति अधिक होती है या होल्स की गति अधिक होती है, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा भी है। तो हमने यहाँ पे 2 पॉइंट आपको नोट करा दिया है, ये दोनों पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? इलेक्ट्रॉन की गति अधिक होती है, इलेक्ट्रॉन की गति अधिक होती है, तो इसने क्या कुछ बोला है? रिक्तियां ना। देखिए, होल्स को हिंदी में रिक्तियां कहते हैं, ठीक है। होल्स को हिंदी में रिक्तियां कहते हैं। तो रिक्तियों की गति क्या होगी भाई? रिक्तियों की गति कम होगी, तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। ठीक है ना भाई, ये दोनों पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए। बस इतना पॉइंट नोट किए रहेंगे, आपको कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन्स की गति और होल्स की गति में, ठीक है। हाँ, यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद करने लायक है। एक है कि मोबिलिटी मतलब क्या होता है भाई? मोबिलिटी मतलब गति होता है। और रिक्तियां किसको कहते हैं? रिक्तियां हम लोग कहते हैं होल्स को, ठीक है। होल्स पे कौन से चार्ज रहते हैं? होल्स पे पॉजिटिव चार्ज रहता है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहते हैं। ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना आपको। होल्स पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहते हैं, ठीक। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बाह्य अर्धचालक हेतु फर्मी स्तर निर्भर करता है। फर्मी लेवल फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिपेंड्स ऑन। फर्मी फर्मी लेवल किस पर डिपेंड करता है, ये आपको बताना है। किस कंडक्टर के लिए भाई? किसके लिए? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो हमारा फर्मी लेवल है वो किस पे डिपेंड करता है? देखिए, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं? वो सेमीकंडक्टर जिसमें अशुद्धि नहीं मिली होती है, तो वो होता है हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जिसमें हम लोग बाहर से कुछ मिला देते हैं, बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, बाहर से कुछ अशुद्धियां मिला देते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सट्रिंसिक। ये एक्सट्रिंसिक मतलब एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कुछ मिला रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो बाहर से 2 प्रकार की शुद्धियां हम लोग मिलाते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में, या तो पेंटावैलेंट मिलाते हैं या फिर ट्राइवैलेंट, मतलब 5 संयोजी वाले तत्वों को मिलाते हैं,
या फिर त्रिच संयोजी वाले तत्वों को मिलाते हैं। यही दो प्रकार की अशुद्धियां मिलाई जाती है सेमीकंडक्टर्स में। तो वो पी टाइप का और एन टाइप का बनता है। यदि हम लोग ट्राइवैलेंट का अशुद्धि मिला रहे हैं किसी सेमीकंडक्टर में, तो वो हमारा जो बनेगा आपका सेमीकंडक्टर, वो सेमीकंडक्टर कौन सा होगा, पी टाइप का। और यदि पेंटावैलेंट का बना रहे हैं, पेंटावैलेंट मतलब 5 संयोजी वाले तत्वों की अशुद्धि मिला रहे हैं सेमीकंडक्टर में, तो वहां पे हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है। अब आपसे यही पूछा है कि वो जो सेमीकंडक्टर का सॉरी जो बाह्य अर्धचालक है उसका फर्मी लेवल किस पे डिपेंड करता है। तो ये तो अब आपको तुरंत क्लियर भी हो गया होगा कि सर ये जब बाहर से अशुद्धि मिलाने पे ही डिपेंड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बाहरी अशुद्धि पे ही ये चीज डिपेंड भी करेगा। ठीक है, तो आपको आंसर क्लियर भी हो जा रहा होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ देख लीजिए। डोनर एलिमेंट, डोनर एलिमेंट, ठीक है, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन अशुद्धि सांद्रता पे, टेम्परेचर पे, और डोनर एलिमेंट इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन, दाता तत्व अशुद्धि। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों चीज पे डिपेंड करेगा। ठीक है, तीनों चीज पे, इन तीनों पे डिपेंड करेगा। डोनर एलिमेंट पे भी डिपेंड करेगा, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। ये तीनों चीज पे डिपेंड करता है। हम बाहर से कितनी अशुद्धि मिला रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। ठीक है, जो हमारा डोनर एलिमेंट है, मतलब जो एलिमेंट इसको संयोजकता दे रहा है, उस पर भी निर्भर करता है। और हम टेम्परेचर कितना दे रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर यदि बढ़ाएंगे, तो हमने अभी आपको बताया था कि टेम्परेचर यदि आप बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध घटने लगता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि ये डोनर एलिमेंट इम्प्योरिटी, ठीक, कंसंट्रेशन, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये तीनों पे निर्भर करता है। यहाँ पे कॉमा कॉमा लगा लीजिए। डोनर एलिमेंट, इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये तीनों, इन तीनों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक फर्मी लेवल का ग्राफ बना के दिखाई दे रहा हूँ। ये जो होता है, ये होता है हमारा बैलेंस बॉन्ड, और ये होता है हमारा कंडक्शन बॉन्ड। ठीक है, इसको हम लोग चालन, चालन बैंड कहते हैं, और इसको संयोजकता बैंड कहते हैं। संयोजकता बैंड। ठीक है, तो ये इसी के बीच का जो लेवल है, इसी के बीच का जो गैप है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग फर्मी लेवल या फर्मी स्तर। ठीक है, ये होता है हमारा फर्मी स्तर। यही पूछा है कि ये किस पे डिपेंड करता है। देखिए, ये किसका क्वेश्चन है, ये आरआरबी TG2 का क्वेश्चन है। और ये मैं आपको एक बता दे रहा हूँ, ये बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है। बीपीएससी में ए का क्वेश्चन है ये। ठीक है, ए लेवल का क्वेश्चन है, जहाँ पे आंसर सही नहीं था, जहाँ पे उपरोक्त सभी का ऑप्शन दिया नहीं, ये तीनों ऑप्शन दिए थे और चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी का दिया ही नहीं था। ठीक है, लेकिन ये उपरोक्त सभी होगा, मतलब ये इस पे भी डिपेंड करता है, अशुद्धि पे भी डिपेंड करता है, और तापमान पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपने देख लिया फर्मी लेवल किसको कहते हैं। आप चलिए एक दो पॉइंट थोड़ा सा और नोट कर लीजिए, मैं आपको यहाँ पे एक दो पॉइंट थोड़ा सा बता दूं कि एन टाइप के लिए सिर्फ ये जो फर्मी लेवल है ये किधर रहता है। अरे यार, क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम दूसरे दूसरे तरफ लिख दे रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे नोट कर लीजिए। एन प्रकार के अर्धचालक, अर्धचालक में फर्मी स्तर कंडक्शन बैंड के पास रहता है। ठीक है, और यहाँ पे लिख लीजिए कि पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में
पी प्रकार के सेमीकंडक्टर में फर्मी लेवल वैलेंस बॉन्ड के वैलेंस बैंड के पास होता है। बैलेंस बैंड के पास होता है, ठीक है। और अर्धचालकों के लिए ये बैलेंस फर्मी लेवल का मान कितना रहता है यार, ये भी लिख लीजिए कि अर्धचालक के लिए अर्धचालक के लिए फर्मी ऊर्जा स्तर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में होता है, ठीक है। और कुचालक के लिए ये वैल्यू कितनी हो जाती है, कुचालक के लिए कितनी हो जाती है भाई, या इंसुलेटर के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक हो जाती है कुचालक के लिए। क्लियर है। चलिए, जितना इससे बन सकता था कंसेप्ट मैंने सारा चीज डिस्कस कर दिया आपके सामने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी तो क्लियर हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गर्म तार उपकरणों में संवेदन तार निर्मित होता है। जो हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें जो सेंसिंग वायर होता है वो सेंसिंग वायर किस चीज का बना होता है। जो सेंसिंग वायर है हमारा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट का, वो किस मटेरियल का बना होता है ये आपको बताना है। किस मटेरियल का बना होता है बताइए, किसका बना होता है भाई। चलिए नोट कर लीजिए थोड़ा सा। पहले तो थोड़ा हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिख लीजिए। हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट की सहायता से एसी एवं डीसी दोनों प्रकार के धारा का मापन किया जाता है। ठीक है, दोनों प्रकार के धारा का मापन किया जाता है। ये किस सिद्धांत पर काम करता है, यह यह इंस्ट्रूमेंट थर्मल इफेक्ट पर काम करता है। थर्मल इफेक्ट पर कार्य करता है, ठीक है। थर्मल इफेक्ट पर कार्य करता है। इसका सेंसिंग वायर किसका बना होता है भाई, इसका सेंसिंग वायर प्लेटिनम इरिडियम का बना होता है। इरिडियम का बना होता है, ठीक है। इसका जो सेंसिंग वायर है ये किसका बना होता है भाई, ये प्लेटिनम इरिडियम का बना होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने हॉट वायर के बारे में भी देख लिया और थोड़ा सा आपने इसके बारे में भी जान लिया कि जो इसका वायर है वो वायर किसका बना होता है, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप लोग थोड़ा बहुत ज्ञान वर्धन अपना करते रहिए, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉपर के तार का भू प्रतिरोध लगभग होता है। जो हमारा कॉपर वायर है, कॉपर वायर का भू प्रतिरोध कितना होता है ये आपको बताना है। तो अभी हमने इससे पहले किसी एक वीडियो में आपको ये बताया था कि पृथ्वी का प्रतिरोध कितना होता है भाई। पृथ्वी का प्रतिरोध हम लोग जनरली 0 मानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ दिया कि कॉपर के वायर का भू प्रतिरोध कितना होता है, तो वह मिनिमम होना चाहिए। कितना मिनिमम होना चाहिए भाई, 1 ओम। 1 ओम होता है। कितना होता है भाई, 1 ओम। 1 ओम होता है आपके अर्थ रेजिस्टेंस कॉपर के वायर का अर्थ रेजिस्टेंस 1 ओम होता है, ठीक। देखो ये जो भी क्वेश्चन है भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए ही हैं। और जो भी हम आपको बता रहे हैं
बस इस जो एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा जरूर नोट करते जाइए। जैसे हमने अभी आपको आउटवायर के बारे में बताया, उससे पहले भी हमने कई सारे कंसेप्ट बताया आपको, फर्मी लेवल का बताया, फिर किसका फर्मी लेवल कितना होता है ये चीज बताया। तो ये पॉइंट थोड़ा आप लोग नोट करते जाएंगे तो इससे होगा क्या, इससे धीरे 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 आप जब एक जगह पॉइंट सारे नोट करते जाएंगे तो एक ऐसा समय आएगा कि आप देखेंगे कि कोई भी एक क्वेश्चन आप उठा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठा रहे हैं, तो आप जब सॉल्व करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन्हीं बातों से ये मैच करने लगेगा कि सर ने ऐसा बताया था, इसका आंसर ये सही होगा। ठीक है, तो भाई जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं तो एक ही क्वेश्चन से जो नया कंसेप्ट बन सकता है मैं साथ में आपको वो भी कराते जा रहा हूँ, तो वहां से यदि दूसरा क्वेश्चन बना वो आप जरूर कर ले जाओगे, इसीलिए मैं सबका एक्सप्लेनेशन भी साथ में करते चल रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोग कॉपी पेन लेके बैठा करिए, ठीक है ना। चलिए, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम आर यूज्ड एज, सिलिकॉन और जर्मेनियम को कैसे यूज किया जाता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम को हम लोग सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं, सेमीकंडक्टर की तरह यूज करते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर की तरह। अब लिख लीजिए यहाँ पे सिलिकॉन सिलिकॉन को अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, सिलिकॉन को अर्धचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस पे वोल्टता कितनी होती है भाई, इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज ऐसे कहेंगे तो ये 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। जबकि जर्मेनियम का कितना होता है, जर्मेनियम 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 का वोल्टता कितना होता है भाई, 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट होता है। और जो हमारा सिलिकॉन है, सिलिकॉन का 0.7 वोल्ट होता है, ठीक है। अब इन दोनों में बेहतर कौन है, जर्मेनियम ज़्यादा अच्छा होता है या फिर सिलिकॉन ज़्यादा अच्छा होता है, ये आप बताइए कि जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों में बेहतर अर्धचालक कौन सा है, तो वो होता है हमारा सिलिकॉन, ठीक है। सिलिकॉन ज़्यादा बेहतर होता है, इसीलिए हम लोग सिलिकॉन का सोलर प्लेट भी बनाते हैं, क्योंकि इसमें जो लीकेज करंट की वैल्यू है, लीकेज करंट की वैल्यू इसमें कम रहती है, ठीक है। जर्मेनियम में थोड़ा लीकेज करंट की वैल्यू अधिक होती है और इसमें लीकेज करंट की वैल्यू कम होती है। चलिए, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र में से ले जाया जाता है तब, यदि एक चालक को चुंबकीय क्षेत्र से ले जाया जाता है तब, तो ये तो मतलब एक छोटा सा भी बच्चा होगा जो क्लास लिया होगा प्रॉपर, उसको तुरंत समझ में आ जाएगा। हमने आपको जब डीसी जनरेटर बताया था, डीसी जनरेटर जो भी मतलब क्लास लिए होंगे, एक क्लास पढ़ी हुई है इस थ्योरी वाली भी, उसमें भी हमने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया था आपको, यदि मैकेनिकल एनर्जी है आपके पास यदि मैकेनिकल एनर्जी है, मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा आपके पास है, मैकेनिकल एनर्जी, इसको आप चेंज करना चाहते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करना चाहते हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक आपको चाहिए कंडक्टर, दूसरा चाहिए आपको मैग्नेटिक फील्ड, और तीसरा चीज़ क्या चाहिए भाई, तीसरा आपको चाहिए इन दोनों के बीच गति, या तो आप कंडक्टर को मूव कराइए या फिर आप मैग्नेटिक फील्ड को मूव कराइए, ठीक है। इन दोनों में से किसी एक को यदि आप मूव करा दिए तो आपको क्या मिलने लगेगा, आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलने लगा। अब आप मूव कैसे कराते हो, वही आप यांत्रिक ऊर्जा देते हो उसको, मूव कराते कैसे हो, यांत्रिक ऊर्जा देके, ठीक है। कंडक्टर तो आपका ऐसे कंडक्टर हो गया, फिर मैग्नेटिक फील्ड बन गया। इन दोनों को जब तक आप मूव नहीं कराएंगे, जब तक आप इन दोनों को यांत्रिक ऊर्जा नहीं देंगे, तब तक इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं होगी। तो अब आपसे यहीं पे पूछा है कि देखिए ये कोई चालक है और चालक को क्या कर रहा है भाई, चुंबकीय क्षेत्र में गति करा रहा है या चुंबकीय क्षेत्र में लेके जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाने का मतलब क्या है, गति करा रहा है। तो अब यहाँ पे क्या जनरेट होगा, यहाँ पे वोल्टेज जनरेट होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अब देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन सा है, हीट इज क्रिएटेड, हीट नहीं जनरेट होगा यार, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। वोल्टेज इज क्रिएटेड, यस वोल्टेज क्रिएट होगा। और भी ऑप्शन देख लीजिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज नहीं होगा, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज्ड, यस ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो भाई एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट आ गया, बेसिक बातें यदि किसी भी सब्जेक्ट का आप बेसिक समझ गए
तो उससे जुड़े कई सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाते हो। जैसे होता है ना कि जैसे जिसको ABCD आ जाता है अच्छे से, जिसको अच्छे से ग्रामर आ जाता है, तो फिर वो कोई भी सेंटेंस आसानी से बना ले जाता है, वो चाहे सेंटेंस कितना भी बड़ा हो। या ABCD आता है तो वो सारे वर्ड भी लिख लेता है। तो वैसे ही आपका जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का थ्योरी है, थ्योरी भी वही है। बेसिक आपको जानना पड़ेगा। बेसिक जानने के लिए एक बार आप लोग ग्लोबल ITI का प्लेटफॉर्म चेक कर लीजिए, उस पर बेसिक काफी अच्छे तरीके से आपको कराया गया है। और एक बार आप बेसिक कर लेंगे तो ये सब क्वेश्चन छूटेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन हो आपसे छूटेगा नहीं, ये हमारी गारंटी है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि बेसिक हम लोग काफी अच्छे तरीके से करा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? इसमें से विद्युत रोधन सामग्री कौन सी नहीं है भाई? तो देखिए माइका क्या है? माइका एक तरह का आपका इंसुलेटर है। ये क्या है यार? एक तरह का इंसुलेटर है। रबर क्या है भाई? रबर भी आपका इंसुलेटर ही है। पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप आप जानते हो, पीवीसी पाइप भी एक तरह का क्या है भाई? इंसुलेटर ही है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। नाइक्रोम क्या है? हाँ देखिए नाइक्रोम जो है, जो हीटर का तार है ना, हीटर का तार, हीटर का तार किसका बना होता है? हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है। हीटर का तार कह लीजिए, या फिर ये कह लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक प्रेस, इलेक्ट्रिक प्रेस के अंदर जो कॉइल रहती है वो भी नाइक्रोम की बनी होती है, ठीक है। तो ये जो नाइक्रोम है, क्या नाइक्रोम इंसुलेटर है क्या? यदि इंसुलेटर रहता तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी जाती ही नहीं। इतना जरूर है कि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, इसी वजह से ये हीट भी होता है। यदि प्रतिरोध अधिक नहीं होता तो ये हीट नहीं होता। लेकिन ये इंसुलेटर नहीं है। प्रतिरोध अधिक तो है लेकिन इंसुलेटर नहीं है, ये कंडक्टर का काम करता है। तो आपसे पूछा यही है कि विद्युत रोधन सामग्री निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ये हो जाएगा आपका नाइक्रोम। बाकी ये दोनों क्या है? ये तीनों क्या है? ये विद्युत रोधन सामग्री है या फिर इंसुलेटिंग मटेरियल। क्लियर? चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है? अब ये तो हम आपको नहीं बताएंगे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है, हमने कई बार ग्राफ बना भी दिया है, ठीक है। यहाँ पे सिल्वर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आपका सोना आता है, चौथे नंबर पे आपका एल्यूमिनियम आता है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुचालक में ऊर्जा अंतराल, कुचालक में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? तो हमने अभी आपको बताया था ना भाई कि जो हमारा कुचालक है, इंसुलेटर, इंसुलेटर में ऊर्जा अंतराल, अंतराल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अधिक होता है, ठीक है। सेमीकंडक्टर में कितना होता है? सेमीकंडक्टर में ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेके 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है, के बीच होता है, ठीक है। कंडक्टर में कितना होता है यार? कंडक्टर में ऊर्जा अंतराल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है, से कम होता है, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से हमेशा कम होता है। तो अब हमें ये बताइए कि इन दोनों के तुलना में जो हमारा इंसुलेटर का ऊर्जा अंतराल है, ये कम है या अधिक है? कम है या अधिक है? ये तो क्लियरली दिख रहा है ना भाई, ये अधिक है, तो इसका मतलब कि उच्च होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये उच्च होता है, ठीक है। तो सबसे अधिक ऊर्जा गैप किसके बीच में होता है? इंसुलेटर के बीच में। उसके बाद हमारा सेमीकंडक्टर होता है, इसके बाद हमारा कंडक्टर होता है। कंडक्टर में ऊर्जा जो हमारा फर्मी लेवल का गैप है, वो गैप बहुत कम होता है। एक तरह से ये कहिए कि इसका जो चालन बैंड है और जो कंडक्शन, एक मिनट रुक जाओ, जैसे ये हो गया हमारा बैलेंस बैंड और ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, ठीक है। ये हो गया बैलेंस बैंड और ये हो गया कंडक्शन बैंड। तो ये इतना एनर्जी गैप हो गया हमारे किसके लिए भाई? ये मान लो कि इंसुलेटर के लिए हो गया, ये इंसुलेटर के लिए हो गया,
ठीक है। और यहीं पे यदि मैं सेमीकंडक्टर के लिए बनाऊं तो सेमीकंडक्टर के लिए देखिए कैसे हो जाएगा ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। अब आपको दिख रहा होगा कि अब इसका जो एनर्जी गैप है ये थोड़ा सा कम हो गया, ठीक है। तो ये किसके लिए हो गया, ये हो गया आपके सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए। और यदि मैं इंसुलेटर के लिए बनाना चाहूँ, सॉरी कंडक्टर के लिए बनाना चाहूँ तो कंडक्टर के लिए जो इसका बैलेंस बैंड है और जो इसका कंडक्शन बैंड है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, एक तरह से कहिए कि दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, ओवरलैप होते हैं, ठीक है। दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, किसके लिए भाई, कंडक्टर के लिए। कंडक्टर का ऊर्जा जो फर्मी ऊर्जा लेवल है वो किस तरीके का होता है, सेमीकंडक्टर के लिए ऐसा होता है और इंसुलेटर के लिए ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वाइट हाई, आंसर ए एकदम सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे, अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला दें तो हम एक बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपसे पूछ रहा हूं कि 5 संयोजी वाले तत्व कौन कौन से होते हैं। 5 संयोजी वाले तत्व, ठीक है। और इधर लिख लो एक त्रिसंयोजी वाले तत्व, त्रिसंयोजी वाले तत्व। 5 संयोजकता वाले तत्व कहिए या 5 संयोजी त्रिसंयोजकता वाले कहिए या फिर त्रिसंयोजी कहिए, बात बराबर। अब ये आप हमको बता दीजिए थोड़ा सा कि कौन कौन सा है, फिर तुरंत आपको पता चल जाएगा कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। यदि क्या बोला है कि यदि हम फास्फोरस को सिलिकॉन में मिलाने जा रहे हैं, सिलिकॉन मतलब क्या है भाई, सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर में मिलाने जा रहे हैं। अच्छा सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए यहाँ पे होता है कार्बन का सी, ये सन, ये एलिमेंट जो हैं, इन्हीं एलिमेंट्स को कहते हैं हम लोग अर्धचालक, अर्धचालक कहते हैं, ठीक है। इनकी संयोजकता कितनी होती है, इनकी संयोजकता होती है +-4, +-4, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बोला है कि 5 संयोजी वाले तत्व, 5 संयोजी वाले तत्व कौन कौन से होते हैं भाई, 5 संयोजी वाले होता है आपका नफ, अस, सब, पी, ठीक है। नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, फिर इधर बिस्मथ हो गया। तो ये जो है ये सभी के सभी 5 संयोजी वाले तत्व। 3 संयोजी वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, 3 संयोजी वाले तत्व होते हैं आपके क, अल, का, इन, टल, ठीक है। ये होते हैं आपके त्रिसंयोजी वाले तत्व। 3 संयोजी वाले तत्व ये होते हैं आपके कौन कौन से हो जाएगा भाई, बेरिलियम, फिर आपका एल्यूमिनियम, गैलियम, और ये आईएन और टीएल, ये सभी के सभी 3 संयोजी वाले तत्व है। तो जब इन सारे तत्वों को हम लोग इसमें मिलाते हैं, इन तत्वों को इसमें मिलाते हैं सेमीकंडक्टर में, तो क्या बनता है, जब 3 संयोजी वालों को हम लोग 4 संयोजी वाले में मिलाएंगे तो बनेगा हमारा पी टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ठीक है। और जब हम लोग इसको इसको इसमें मिलाएंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा हमारा एन टाइप का सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा। तो अब बात आपको क्लियरली समझ में आ गई होगी। अब क्वेश्चन पढ़िए एक बार कि अगर हम फास्फोरस को सिलिकॉन से मिला देते हैं, फास्फोरस कहाँ पे है, यही तो है आपका फास्फोरस, फास्फोरस है, किस में मिला रहा है, इसमें मिला रहा है। तो अब आप मुझे आंसर बताओ, आप मुझे आंसर बताओ कि इसमें से क्या होगा, आंसर कौन सा सही होगा। क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि अब क्या बनेगा सर, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा फास्फोरस है ये 5 संयोजी वाला तत्व है। क्या है, 5 संयोजी वाला तत्व है। इतनी बात यदि समझ में आ जाएगी तो ये एग्जामिनर चाहे जितना आपको बहकाना चाहे, इधर उधर की बात करे, भैया देखो इसको हमने उससे मिलाया, उसको उससे मिलाया, उसको उससे मिलाया, तो क्या होगा, अरे कुछ नहीं होगा। तुम चाहे जितना बहकाओ,
हमें हमारा कंसेप्ट याद है, कंसेप्ट तुरंत लगाएंगे तुरंत आंसर मिलेगा। तुम चाहे जितना बहका लो, जितना कठिन तुमको लिखना है लिख लो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है ना। एक बार कंसेप्ट जरूर समझिए आप लोग। तो यहाँ पे ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। यूरेका तार समानतः प्रयोग होता है। यूरेका जो तार है समानतः हम लोग इसका यूज करते हैं स्टार्टर में, ठीक है। वाइंडिंग के लिए हम लोग एकदम पतली वर्निश लगाते हैं, एकदम पतली इंसुलेटर लगाते हैं। अर्थिंग में तो भाई कोई इंसुलेटर रहता ही नहीं है। अर्थिंग में कोई भी हमारा कंडक्टर है तो कंडक्टर के ऊपर हम लोग इंसुलेटर नहीं लगाते हैं, ठीक है। हीटर आप लोग जानते हैं कि हीटर में नाइक्रोम वायर यूज करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है आपसे कि उच्च वर्षा वाले क्षेत्र में प्रयोग की जाने वाली तार कौन सी होती है। जो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा होती हो, जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती हो, तो उस क्षेत्र में हम लोग अक्सर लेड एसिड सीट वाला ही केबल यूज करते हैं। लेड सीट वाला ही हम लोग केबल यूज करते हैं, ठीक है। लेड सीटेड वायर यूज करते हैं। इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि केबल में नमी नहीं जाती, केबल के अंदर नमी नहीं जाती है। क्योंकि अधिक वर्षा होगा तो वहां पे ज्यादा नमी की ज्यादा नमी की पॉसिबिलिटी है। नमी यदि ज्यादा रहेगी तो वो नमी जैसे ही हमारे वायर पे इफेक्ट डालेगी तो वायर हमारा शॉर्ट हो जाएगा। उससे बचने के लिए हम लोग लेड सीटेड वायर यूज कर लेते हैं। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा कुचालक कौन है। इसमें से सबसे अच्छा कुचालक कौन है। देखिए है तो सभी के सभी कुचालक ही है, सभी के सभी कुचालक ही, लेकिन इनमें से सबसे अच्छा कौन सा है। सबसे अच्छा आपका है माइका, ठीक है। माइका सबसे अच्छा कुचालक है। अब आप लोग ये कहेंगे कि सर यदि माइका सबसे अच्छा कुचालक है तो हम लोग माइका का यूज ज्यादातर क्यों नहीं करते हैं। जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर जो हम लोग इंसुलेटर यूज करते हैं वो पोर्सेलिन का क्यों यूज करते हैं। वो पोर्सेलिन का क्यों बना होता है, माइका का क्यों नहीं बना होता है। क्योंकि आपने बताया कि माइका सबसे अच्छा इंसुलेटर है। भाई इसलिए नहीं करते क्योंकि जो माइका है, माइका के अंदर एक डिसएडवांटेज है या फिर ये कहिए कि एक उसकी खराबी है। क्या खराबी कि इसमें भंगुरता का गुण ज्यादा होता है। भंगुरता का गुण ज्यादा होता है। भंगुरता बोले तो मतलब ये जल्दी टूट जाता है, ये जल्दी टूट जाता है, ये ज्यादा भार सहन नहीं कर पाता माइक, ठीक। इसलिए इसका यूज ना करके हम लोग पोर्सेलिन का यूज करते हैं इंसुलेटर के रूप में ट्रांसमिशन लाइन में। बात क्लियर समझ में आ गई ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कि विद्युत उपसाधनों के सिरे बने होते हैं। जो विद्युत उपसाधन है, जैसे मान लीजिए कि हमारा पेचकस हो गया या फिर कोई टर्मिनल हो गया, बैटरी का टर्मिनल हो गया, या फिर किसी वायर के एकदम किसी केबल का एकदम लास्ट वाले टर्मिनल को आपने कट किया, कट करके उसमें एक क्लिप लगाया, वो किसका बना होता है। तो वो जनरली हम लोग पीतल का ही बनाते हैं। किसका बनाते हैं भाई, पीतल का बनाते हैं। आप लोग देखे होंगे कि पीतल के बनाने से फायदा क्या होता है। पीतल का बनाने से फायदा ये होता है कि वो जल्दी, एक तरह से ये कहिए कि उसमें कंडक्टिविटी हमेशा बनी रहती है और उसमें जंग कम लगते हैं। उसमें जंग कम लगते हैं, केवल वो किसी एसिड से उसका संपर्क ना हो तो बहुत दिन तक वो चलता है आसानी से, ठीक है। तो ये फायदा होता है पीतल का बनाने से, ठीक है। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। टर्मिनल ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी, इलेक्ट्रिकल एक्सेसरी का जो टर्मिनल है, टर्मिनल आपसे पूछ रहा है न कि हत्था। क्वेश्चन पढ़ने में आपको दिक्कत हो सकती है। कई लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को पढ़ के ये समझेंगे कि इसके जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसकी बात कर रहा है, तो किसी न किसी इंसुलेटर का हम लोग यूज करेंगे। भाई मेरे ये ऊपर वाला हिस्सा को मतलब जो आप अपने हाथ से पकड़ते हो उसकी बात नहीं कर रहा है, वो उसकी बात कर रहा है जिससे काम करते हो, जो टर्मिनल काम करता है, मतलब ठीक कोई भी मेंटेनेंस करने के लिए यूज किया जाता है, तो वो उसकी बात कर रहा है। वो अक्सर हम लोग पीतल के मटेरियल का ही बनाते हैं, ठीक है, पीतल का बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए बस इतना ही।